एक बार की बात है, चंदनगढ़ के एक बहुत ही रईस और रुतबेदार आदमी ठाकुर गजेंद्र सिंह अपने सबसे भरोसेमंद सेवक किशोर से बहुत गुस्से में कहते हैं, किशोर, तुमने निकलने से पहले मोटर गाड़ी ठीक से देखी थी या नहीं? हमारी गाड़ी बीच जंगल में ऐसे कैसे बंद पड़ गई? तुम्हें पता है ना, मुझे रामपुर जाना कितना जरूरी है। आज एक बहुत बड़े व्यापारी से मेरा सौदा होना था और वह व्यापारी समय का बहुत पाबंद है। अगर हम समय से ना पहुंचे तो शायद वह हमारे साथ व्यापार करने से मना कर दे। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। आज तुम्हारी वजह से मैं यहां सुनसान सड़क पर फंस कर रह गया हूं। अब तुम ही बोलो, हम समय पर कैसे पहुंचेंगे? माफ करना मालिक, मैंने तो गाड़ी ठीक से देखी थी, लेकिन पता नहीं ये अचानक कैसे बंद हो गई। आप चिंता मत कीजिए मालिक, यहाँ से थोड़ी दूरी पर रामपुर के लिए एक बस जाती है। अब हम बस से चले जाते हैं। आज तक हमने अपनी गाड़ी के अलावा कभी किसी बस में यात्रा नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। और तो और तपती धूप में बस का इंतजार भी करना पड़ रहा है। हम तो तुम्हें घर जाकर देखेंगे। तभी उनकी नजर पड़ती है सड़क किनारे एक विशाल पेड़ के नीचे, जहां एक आदमी अकेला बैठा पागलों की तरह बड़बड़ा रहा होता है। मैं एक दिन इस पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मेरे पास सब कुछ होगा। यह पूरा जंगल मेरा होगा। मैं यहाँ एक भव्य महल बनाऊंगा और उसमें मजे से रहूंगा। मैं यहाँ राज करूंगा। उसकी अजीब बातें सुनकर ठाकुर गजेंद्र सिंह उसके पास जाते हैं। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ बैठकर ये क्या बड़बड़ा रहे हो? मेरा नाम भोलू है। मैं यहाँ का राजा हूँ। यह जंगल मेरा है और एक दिन मैं यहाँ महल बनाऊंगा। किशोर यह सब सुनकर तुरंत बोल पड़ता है, मालिक, मुझे तो ये कोई पागल लगता है। आप इसके मुंह मत लगिए। तूने मुझे पागल कहा? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ पागल क्या होता है। और तभी अचानक भोलू ठाकुर साहब का कीमती बैग छीनता है और तेज दौड़ लगाता है। अरे किशोर, रोको इसे, उसमें मेरे बहुत जरूरी कागजात हैं। किशोर और गजेंद्र सिंह दोनों उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। भागते भागते वे जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर भोलू अचानक रुक जाता है। अब आया मजा। अब पता चला पागल क्या होता है। ये ले तेरा बैग। मुझे तेरे जैसे भिखारी के बैग की जरूरत नहीं है। मैं तो एक दिन खुद राजा बनने वाला हूं। ले, उठा ले अपना बैग। मैं चलता हूं। ऐसा कहकर भोलू वहां से भाग जाता है। मूर्ख इंसान, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे उसे पागल कहने की क्या जरूरत थी? लेकिन मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? पागल को पागल ना कहूँ तो क्या कहूँ? वह तो पागल ही था। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। बस, अब बहस करने का समय नहीं है। हम बहुत दूर आ चुके हैं। हमें तुरंत मुख्य सड़क पर वापस जाना होगा, नहीं तो बस निकल जाएगी। दोनों हाँफते हुए जल्दी जल्दी सड़क की ओर लौटते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरे हाँ भाई, बस तो कब की चली गई। तुम बहुत देरी से आए हो। अब तो शाम तक कोई बस नहीं है। यह सुनते ही मूर्ख, यह सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू उस पागल से ना भिड़ा होता तो हमें वो बस मिल जाती। अब हमें पैदल ही जाना होगा। थके हारे गजेंद्र सिंह अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही, अरे, आप इतनी जल्दी लौट आए? क्या हुआ? आप इतने थके हुए और परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ सावित्री, पैदल चलकर आ रहा हूं, इसीलिए बहुत थक गया हूं। उस बेवकूफ किशोर की वजह से ये सब हुआ है। रास्ते में गाड़ी बंद हो गई और ऊपर से
ये एक पागल आदमी से उलझ गया और उसी चक्कर में हमारी बस भी छूट गई। हम रामपुर जा ही नहीं पाए। सावित्री यह सुनकर अचानक बोल उठती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपको वह बस नहीं मिली। ये तुम क्या कह रही हो सावित्री? मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम भगवान का धन्यवाद कर रही हो? आप सुनेंगे तो आप भी भगवान का धन्यवाद करेंगे। सावित्री धीरे धीरे सारी बात बताना शुरू करती है। आपको पता भी है, आज जो बस रामपुर के लिए निकली थी, वह बस एक गहरी खाई में गिर गई। उसमें सवार न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। सुनने में तो ये आया है कि उस बस में कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनते ही ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कब हुआ? अभी कुछ ही देर पहले जो बस आपसे छूट गई थी ना, वही बस खाई में गिरी है। ठाकुर गजेंद्र सिंह के पसीने छूट जाते हैं। उनका गुस्सा धीरे धीरे डर में बदल जाता है। मतलब अगर हम उस बस में होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। ठाकुर गहरी सोच में डूब जाते हैं। फिर तो मुझे उस पागल आदमी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं उस बस में नहीं चढ़ पाया। अगर वह आदमी मुझे वहां ना मिलता और मेरा बैग लेकर ना भागता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। ठाकुर की आंखों में एहसास साफ दिखने लगता है। सावित्री, वह कोई पागल नहीं था, वह मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आया था। सावित्री ध्यान से सुनती है। फिर तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए। हो सके तो उसके लिए कुछ करना भी चाहिए। ठाकुर तुरंत फैसला लेते हैं। हाँ, मैं अभी जाता हूं और उसका धन्यवाद करता हूं। किशोर, जी मालिक। चलो, हमें जंगल जाना है। जंगल? लेकिन मालिक, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? तुम्हें याद है वह भोलू नाम का आदमी? वही पागल? नहीं, वह पागल नहीं है। वह हमारे लिए भाग्यशाली है। आज उसकी वजह से हमारी जान बची है। दोनों फिर से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें भोलू दिखाई देता है। वह फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठा होता है। भोलू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूं। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। अगर तुम ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। भोलू थोड़ा हैरान हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। लेकिन ठाकुर के मन में कुछ और चल रहा होता है। भोलू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। क्यों ना तुम मेरे यहाँ काम करो? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो एक दिन राजा बनने वाला हूँ। मैं किसी के अधीन काम नहीं करूंगा। ठाकुर मुस्कुराते हैं। अरे भोलू, राजा ऐसे ही नहीं बना जाता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तुम जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने ही बड़े आदमी बनोगे और एक दिन सच में राजा कहलाओगे। भोलू ध्यान से सुनता है। क्या अगर मैं आपके साथ आऊं तो मैं राजा बन जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, बस मेहनत करो और आगे बढ़ो। भोलू के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है। ठीक है मालिक, मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन ये सब देखकर किशोर के मन में जलन पैदा होने लगती है। वह मन ही मन सोचता है, मालिक, इस पागल को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हैं। अगर यह ऐसे ही इनकी नजर में अच्छा बनता रहा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तीनों हवेली पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद किशोर भोलू को किनारे ले जाता है। सुनो भोलू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारे फायदे की ही बात है। हाँ, बताइए। हमारे यहाँ एक पुराना रिवाज है। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हें वह रिवाज निभाना होगा। कैसा रिवाज? जैसे ही मालिक अपने कमरे से बाहर आएंगे, तुम जाकर
उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारना। क्या ये कैसा रिवाज है? अरे ये बहुत जरूरी रिवाज है। अगर तुमने ऐसा किया तो मालिक बहुत खुश हो जाएंगे और तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। भोलू बिना ज्यादा सोचे किशोर की बातों में आ जाता है। अच्छा, अगर इनाम मिलेगा तो मैं थप्पड़ क्या लात भी मार सकता हूँ। किशोर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। इस बार ये जरूर फंसेगा। कुछ देर बाद ठाकुर अपने कमरे से बाहर आते हैं और तभी भोलू तेजी से आगे बढ़ता है और भोलू ठाकुर को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। भोलू का थप्पड़ लगते ही ठाकुर गजेंद्र सिंह की पगड़ी जमीन पर गिर जाती है। एक पल के लिए पूरा माहौल खामोश हो जाता है। सबकी नजरें सिर्फ ठाकुर पर टिक जाती हैं। भोलू, तुम्हारी ये हिम्मत! ठाकुर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर जमीन पर पड़ी, अपनी पगड़ी पर जाती है, उनका गुस्सा धीरे धीरे खौफ में बदलने लगता है, क्योंकि उस पगड़ी के अंदर एक बेहद जहरीला लाल बिच्छू बैठा होता है। पगड़ी गिरते ही वह बिच्छू धीरे धीरे रेंगते हुए वहां से निकल जाता है। उसके डंक बहुत ही खतरनाक थे और अगर वह ठाकुर को डंक मार देता तो परिणाम भयानक हो सकता था। ठाकुर कांपने लगते हैं। हे भगवान, इसमें जहरीला बिच्छू था। ये कब आया, कैसे आया? ठाकुर धीरे धीरे भोलू की तरफ देखते हैं। भोलू, तुमने आज फिर मेरी जान बचाई है। अगर तुम ये पगड़ी ना गिराते तो आज मैं मर ही जाता। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। इस जहरीले बिच्छू के डंक से मैं बच नहीं पाता। बहुत तड़प तड़प कर मरता। सचमुच भोलू, तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। भोलू अब भी हैरानी में खड़ा था। आज से तुम यहीं रहोगे। मैं तुम्हें इस हवेली का सबसे अच्छा कमरा देता हूं और इनाम में 500 सोने के सिक्के। यह सुनकर भोलू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। आज यह बिच्छू कहां से आ गया। इस बार भी ये बच गया, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा करूंगा। थोड़ी देर बाद भोलू किशोर के पास आता है। किशोर जी, यह सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे यह रिवाज ना बताया होता तो मुझे यह सब नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर नकली मुस्कान देता है। हाँ भोलू, बस मेरी बात मानते रहो और एक दिन तुम सच में राजा बन जाओगे। किशोर अब पूरी तरह जल चुका था। उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका था। अब कुछ बड़ा करना होगा, वरना ये भोलू मेरी जगह ले लेगा। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर किशोर चुपके से निकल पड़ता है और पहुंचता है ठाकुर गजेंद्र सिंह के सबसे बड़े दुश्मन सेठ धर्मदास के पास। अरे किशोर, तुम यहाँ, क्या काम है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, आपके फायदे की बात। धर्मदास ध्यान से सुनने लगता है। एक भोलू नाम का आदमी है, उसे रास्ते से हटाना है। क्या मतलब? उसे मारना होगा। और बदले में? मैं आपको गजेंद्र सिंह के व्यापार की सारी खुफिया खबर दूंगा और नदी किनारे की जमीन भी आपकी करवा दूंगा। धर्मदास की आंखों में लालच चमक उठता है। ठीक है, काम हो जाएगा। वह अपने गुंडों को बुलाता है और भोलू को खत्म करने की योजना बन जाती है। अगली सुबह किशोर भोलू के पास आता है। भोलू, तुम्हें एक काम करना है। जी कहिए। पास के गांव सीतापुर जाना है, वहां से वैद्य जी की दवा लानी है। मालिक के लिए? हाँ, बहुत जरूरी है। भोलू बिना सोचे तुरंत तैयार हो जाता है। मालिक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वह सीतापुर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई देती है और उसके सामने
एक गहरा कुआं, एक छोटा बच्चा कुएं की मुंडेर पर खेल रहा होता है। अचानक वह कुएं में गिरने ही वाला होता है, लेकिन भोलू चीते की तरह दौड़ता है और उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है, उसे खींचकर बचा लेता है। बच्चा सुरक्षित है। यह सब ऊपर से कोई देख रहा था। वह था सेठ धर्मदास। ऊपर बालकनी से सेठ धर्मदास यह सब देख रहा होता है। जैसे ही बच्चा गिरने वाला था और भोलू ने उसे बचाया। धर्मदास घबरा जाता है। वह तुरंत नीचे दौड़ता है। हे भगवान, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? वह बच्चे को गले लगा लेता है, फिर भोलू की तरफ मुड़ता है। तुम कौन हो बेटा? आज तुम ना होते तो मैं अपना पोता खो देता। आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। उसे ऐसे कुएं के पास अकेला मत छोड़िए। धर्मदास शर्मिंदा हो जाता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तुम तो आज भगवान बनकर आए हो। वह भोलू को घर के अंदर ले जाता है और 500 सोने के सिक्के इनाम में देता है। नहीं सेठ जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरे पास अब बहुत कुछ है। लेकिन धर्मदास जबरदस्ती उसे इनाम दे देता है। भोलू वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद भोलू पहुंचता है उस सुनसान घर में जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। नमस्ते, मैं भोलू हूँ। मुझे दवाई लेने भेजा गया है। अचानक हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। दोनों आदमी चाकू निकाल लेते हैं। भोलू डर जाता है। बचाओ, कोई है? तभी वहीं से एक बग्घी गुजर रही होती है और उसमें बैठा होता है सेठ धर्मदास। वह आवाज पहचान लेता है, तुरंत रुकता है और अंदर दौड़ता है। ये तुम क्या कर रहे हो? सेठ जी, यही वह आदमी है जिसे मारने को आपने कहा था। ये क्या? नहीं, इसे हाथ मत लगाना। इसने अभी मेरे पोते की जान बचाई है। ये हमारे लिए भगवान जैसा है। गुंडे पीछे हट जाते हैं। भोलू की जान बच जाती है। धन्यवाद सेठ जी। आज आप ना आते तो मैं मर जाता। धर्मदास शर्मिंदा हो जाता है। भोलू, मुझे माफ कर दो। ये सब किशोर की साजिश थी। वह सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन भोलू उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। नहीं, मेरे गुरु ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। धर्मदास ये सुनकर हैरान रह जाता है। भोलू, तुम सच में बहुत महान हो। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। फिर धर्मदास अपनी पुरानी कहानी बताता है कि कैसे वह और गजेंद्र सिंह पहले दोस्त थे और फिर दुश्मन बन गए। तो फिर आप मेरे साथ चलिए, मैं आप दोनों को फिर से दोस्त बना दूंगा। धर्मदास पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। भोलू के साथ सेठ धर्मदास हवेली पहुंचता है। जैसे ही गजेंद्र सिंह उसे देखते हैं, वह गुस्से में आने ही वाले होते हैं, लेकिन मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। धर्मदास हाथ जोड़कर रोने लगता है। नहीं धर्मदास, अब इन आंसुओं की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब भूल चुका हूं। आज से हम फिर से दोस्त हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सालों पुरानी दुश्मनी एक पल में खत्म हो जाती है। फिर धर्मदास सारी सच्चाई बता देता है किशोर की साजिश के बारे में। ये सुनते ही किशोर को बुलाया जाता है। धर्मदास को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुमने भोलू की जान लेने की कोशिश की और मेरे व्यापार के राज बेचने चले थे। किशोर चुप रहता है। उसकी खामोशी सब कुछ बता देती है। मैं तुम्हें अभी सजा दिलवाऊंगा। तभी भोलू आगे आता है। मालिक, इन्हें माफ कर दीजिए। क्या तुम जानते हो इसने क्या किया है? मुझे सब पता है, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ। भोलू की आवाज धीरे धीरे भर जाती है। अगर इन्होंने मुझे
थप्पड़ मारने को ना कहा होता तो आपकी जान नहीं बचती। अगर कुर्सी खींचने को ना कहा होता तो आप घायल हो जाते। अगर इन्होंने मुझे सीतापुर ना भेजा होता तो सेठ जी के पोते की जान नहीं बचती। ये मेरे गुरु हैं और मैं अपने गुरु को सजा मिलते नहीं देख सकता। पूरा माहौल खामोश हो जाता है। किशोर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो भोलू, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। भोलू उसे उठाता है। नहीं, आप मेरे गुरु हो। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया है। ठाकुर यह सब देखकर गहराई से प्रभावित हो जाते हैं। भोलू, तुम सच में महान हो। आज तुम्हारी वजह से हम किशोर को माफ करते हैं। किशोर आंसुओं के साथ धन्यवाद करता है और भोलू को गले लगा लेता है। उस दिन एक बात साबित हो गई कि सच्ची मासूमियत और साफ दिल हर बुराई पर जीत हासिल कर लेते हैं।